ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि भारत में जाति पर अगर आपको चर्चा करनी है तो वो चर्चा दो थिंकर्स के साथ होगी, एम एन श्रीनिवास, जिन्होंने एक शब्द दिया था प्रभु जाति, डोमिनेंट कास्ट कहते हैं हिंदी में, प्रभु जाति शब्द है। प्रभु जाति, डोमिनेंट कास्ट क्या होती है? डोमिनेंट कास्ट, डोमिनेंट कास्ट के लिए एम एन श्रीनिवास कहते हैं कि ऐसी जाति होती है जिनका एक निश्चित क्षेत्र में संपूर्ण प्रभाव होता है, जिनका एक क्षेत्र में संपूर्ण प्रभाव होता है, यानी वो वहाँ पर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली कैसे होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप देखेंगे यूपी में जब समाजवादी की सरकार आती है तो एक जाति विशेष का महत्व बढ़ जाता है, नाम नहीं लिखना है किस जाति का। ऐसे ही जब हरिजनों की सरकारें आती हैं जिस राज्य में, यूपी में विशेषकर, वहाँ हरिजनों का दबाव बढ़ जाता है या वो क्या बन जाते हैं? पावरफुल बन जाते हैं। तो ये हर राज्य में होता है, जिस जाति की पार्टी की सरकार आती है वो जाति मात्र हो जाती बनती है। ठीक है, तो प्रभु जातियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती हैं, अलग हो सकती हैं, बदलती भी रह सकती हैं। तो कहने का पॉइंट ये था, आपको लिखना है कि जहाँ पॉलिटिकल पावर, लीगल पावर है और जाति परंपरागत सत्ता है, अब हुआ क्या कि ये परंपरागत सत्ता प्रभु जातियों की लोकतंत्र के कारण कैसी हुई? कम हो गई। लोकतंत्र ने कहा कि संविधान के कारण कैसी हुई? इनकी सत्ता कम हुई। तो इन लोगों ने अपनी परंपरागत सत्ता को बनाए रखने के लिए नई सत्ता के साथ मेल जोता। उन्हें लग गया कि अगर हमें आगे भी प्रभु बने रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? नई व्यवस्था के साथ हमें सामंजस्य, एडजस्टमेंट बैठाना पड़ेगा। क्योंकि आजादी से पहले ये प्रभु थे, लेकिन उन्हें लगा कि हमारी प्रभुता लंबे समय तक तभी चलेगी जब हम आधुनिक वैधानिक सत्ता के साथ सामंजस्य बिठा लें। तो जो प्रभु एक क्षेत्र का प्रभु था, उसने अपने प्रभाव को पॉलिटिकली कन्वर्ट करने की कोशिश की, पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो जुड़ा और यहाँ तक कि उसने खुद की अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना दी। ठीक है, इस बात का उदाहरण मैं आपको एक दूसरी स्लाइड से दूंगा जो बद्री के आर्टिकल में आपको दिखाई देगी, है ना। क्या दिखाना है कि उच्च जातियां हो या निम्न जातियां हो, जो भी जातियां प्रभु रही अपने क्षेत्र में, उन्होंने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक सत्ता के साथ गठजोड़ किया है और अच्छे से किया है। इस बात का उदाहरण भारतीय इतिहास में आपको नहीं पता होगा, लेकिन अब आप देखेंगे। आप यहां से देखें। ठीक है, अच्छा, वो जो मैंने कहा है उसको आप लिखना शुरू करेंगे कि आजादी के बाद चुनावी राजनीति में एक दशक तक जाति का प्रश्न कैसा रहा? गौड़, गौड़ माने सेकेंडरी, किसी ने ध्यान नहीं दिया इस और माना कि बेकार की चीज। लेकिन जैसे ही 60 का दशक आया, आप देखेंगे यहाँ पर भारतीय राज्यों से अनेक जातियों का मोह भंग हो गया। आगे बात सुनिए, यानी जातियां अब क्या करेंगी? अवेयर होंगी, जातिगत चेतना आएगी उनमें। ठीक है, कास्ट काउंसिल्स कहते हैं इसको। ये भी तो क्यों नहीं आई थी? क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं थी? नेतृत्व क्षमता और सत्ता की आकांक्षा नहीं थी, क्योंकि वो प्रभु नहीं है। लेकिन अब उन्हें लगता है कि वो भी प्रभु बन सकती हैं। तो उनमें 60 के दशक के बाद, यानी भारत की राजनीति में जाति का प्रवेश आप कब दिखाएंगे? 60 के दशक में दिखाएंगे। ठीक है, और इस काम को करने में सबसे बड़ी भूमिका कुछ लोगों ने निभाई, और वो लोग कभी कांग्रेसी हुआ करते थे। ये है वो नाम। ठीक है, इन्होंने कांग्रेस के असर को कम करने के लिए, उसको चुनौती देने के लिए काम किया। और क्या किया? पिछली जातियों की भागीदारी के नारे को बुलंद किया। जो अभी नारे मैंने दिए हैं उनमें से एक नारा इनका भी है। ठीक है,
तो इन लोगों ने भारत की राजनीति में पिछड़ी जातियों में जातिगत अस्मिता इस शब्द का प्रयोग आप जरूर करें। क्या किया? विशेषकर पिछड़ी जातियों में। उच्च जातियां तो पहले से ही उस स्थान पर थी, ये देखें आप, पहले से ही उच्च, लेकिन पिछड़ी जातियां हैं उनमें जातिगत अस्मिता यानी पहचान का भाव कि आपको भी अपनी पहचान एकजुटता में बदलनी पड़ेगी, ये बनाया। ठीक है, तो ये उदाहरण दिखाई देता है कि 60 के दशक में कुछ जातियां, विशेषकर पिछड़ी जातियां, है ना, जिनको सेंसस के समय क्या नाम दिया गया? ओबीसी नाम दिया गया। ठीक है, उनसे भी निचली जातियों को जनगणना में क्या कहा गया? एससी कहा गया। अब ये एससी और ओबीसी शब्द का मतलब क्या है? यहाँ पर एससी और ओबीसी का शब्द का मतलब है कि इन जातियों को अपनी पहचान मिल रही है, ये पहचान के शब्द थे। सरकार ने उनको राजनीति में या लोकतंत्र संविधान में उनको इस रूप में पहचाना। ठीक है, यानी भारत सरकार ने उनको जनगणना में इसी नाम से जाना, पहचान दी कि भाई ये लोग। ठीक है, ये व्यवस्था जो आप अभी देख रहे थे ये वाली, इसका प्रभाव और बढ़ेगा कब? जब इंदिरा गांधी सत्ता में वापस लौटेंगे, जब उन्होंने देखा कि जयप्रकाश नारायण या लोहिया क्या कर रहे हैं, पिछड़ी जातियों को अपनी ओर खींच रहे हैं, तो इन लोगों ने भी, यानी इंदिरा ने, कांग्रेस ने भी दलितों को फिर प्रमोट करना शुरू कर दिया। ये बहुत छोटे से उदाहरण देने हैं, बहुत लंबे उदाहरण नहीं देने हैं। क्लियर है? और इसके लिए क्या किया? जाति सम्मेलन किया। जाति सम्मेलन में उस पार्टी का नेता भी उनके प्रतिनिधि होने के नाते पहुंचता था। हाँ, ये अलग बात है किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इन दलों का आयोजन, इन पार्टी का आयोजन नहीं किया, इन सम्मेलनों का, लेकिन वो गया जरूर उसमें। ठीक है, तो ये उस बात का उदाहरण है जो मैंने आपको यहाँ दिया कि किस तरीके से ये परंपरागत जातियां को मौका मिला लोकतंत्र में अपनी पहचान बनाने का। ठीक है, परंपरागत का मतलब ब्राह्मणों को भी, क्षत्रियों को भी मौका मिला, लेकिन नया मौका था किनको? बैकवर्ड को, ओबीसी को और एससी को। उन्होंने इस सत्ता के आधार पर अपनी नई सत्ता विकसित की। ठीक है, दक्षिण भारत में भी ये काम इसी दौर में दिखेगा। दक्षिण भारत में आप देखेंगे कौन बनेगी? डीएमके बनेगी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, है ना, जिसका आधार पहले तो था द्रविड़ क्षेत्र यानी तमिलनाडु, दक्षिण की राजनीति, लेकिन बाद में जब करुणानिधि इसमें आए तो करुणानिधि ने इसमें जाति का फैक्टर जोड़ दिया, कास्ट फैक्टर जोड़ा, है ना। तो दक्षिण भारत की पिछड़ी जातियों को उन्होंने इसके बैनर पीछे लग गया। इसी डीएमके में जब तक जयललिता रही तब तक कुछ नहीं हुआ, जयललिता जैसे हुई तो उन्होंने सवर्णों को अलग कर दिया। ये उदाहरण आप दे सकते हैं, तो जो सवर्ण थे उनको लेकर जयललिता अलग हो जाती है। कहने का मतलब भारत की किसी भी राज्य में ये बड़ा सामान्य सा बंटवारा था और हर जगह होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आप लोगों ने चूंकि आज तक इस तरीके से कभी सोचा नहीं होगा, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, लेकिन एक दो बार अगर से आप पढ़ेंगे तो समझेंगे तो इस चीज समझ में आने लगेगी, है ना। चलिए, इसके बाद हम जानते हैं कि जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ चेतना, जागरूकता, समानता और सबसे बड़ी चीज संगठन शक्ति का महत्व विकसित होने लगता है। अगर हम दलितों के संबंध में देखें तो आपने देखा था अम्बेडकर ने किस तरह से दलितों को क्या किया? संगठित किया, है ना, यानी एक ताकत के रूप में कन्वर्ट किया। अगर हम ये बात मार्क्स के संदर्भ में देखें तो मार्क्स ने मजदूरों को संघर्ष में किया, चारू मजुमदार और कानू सान्याल ने किसानों को संगठित किया। कहने का मतलब लोकतंत्र में लोगों के पास क्या होती है? संगठन बनाने की क्षमता होती है, अवसर होता है। ये बात जातियों ने समझी कि अगर हमने अपने आप को संगठित नहीं किया तो हमें शक्ति नहीं मिलेगी। ये अलग बात है कि उनका ये संगठन है शक्ति केवल अपने हित के लिए बनने लगी। ठीक है, अब ये चीज आपको उदाहरण कैसे देनी है वो भी देखें, है ना। ये लिखेंगे कि ऐसा हुआ और इसके लिए उदाहरण देंगे आप, फिर से वही जाना पड़ेगा हमें कि जातियों के संगठन बने, और वो आप भी जानते हो सकता है आप ऐसे कोई उसका मेंबर भी हो, तो कोई बुरी बात नहीं है।
ये देखें, जैसे बिहार में रणवीर सेना बनी, ठीक है, या वो जैसे संगठन जाति संगठन बने, इनको ध्यान रखिए, ठीक है। इन जाति संगठनों ने इन जाति संगठनों ने एक दूसरे पर वर्चस्व बनाने के लिए क्या कर दिया, उसमें सेना शब्द भी जोड़ दिया। स्क्रीन देख रही होगी आप लोगों को, ठीक है। तो सेना शब्द हुआ तो ये क्या बन गई, जातीय सेना बन गई, और बिहार में क्या हो गया, जातीय संघर्ष हुआ, भूमि पर कब्जा करने के, अधिकारों पर कब्जा करने के। आजादी से पहले ऐसा नहीं दिखाई देता। ये उदाहरण एक देंगे आप। दूसरा उदाहरण कहां से लेकर आएंगे, वो देखिए, ये आपके सामने है। जिसमें मैंने कहा हो सकता है कि आप में से बुद्धिमान से भी कोई इसका संगठन का सदस्य हो सकता है। तो आप देखते होंगे कायस्थ सभा बनती है, क्षत्रिय संघ बनते हैं, है ना, जाट महासभा बनती है, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा बनती है। तो ये बेसिकली जातीय संगठन है। आजादी से पहले नहीं बनते थे, आजादी के बाद बनना शुरू हुआ। और इनकी तुलना कैसे की जाती है, पश्चिम के विभिन्न प्रकार के हित संगठन से की जाती है। तो पश्चिम में जो काम हित संगठन करते हैं, वही काम भारत में जातीय संगठन बना करते हैं, ठीक है। अब ये संगठन बने क्यों, आप ये भी लिखेंगे। इन संगठनों को बनने का एक बड़ा कारण था, और वो था एकजुट होकर, संगठित होकर नए मौकों को अपने लिए संगठन बनाकर जो भी नई चीजें आ रही थी उनका अपने इसमें प्रयोग करना। कैसे, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल आप देंगे। एग्जाम्पल देखेंगे कि ये सब क्यों हुआ, क्योंकि अपने से जो नए हित पैदा हो रहे थे उनके लिए। नए हित क्या थे, जाति कैसे काम करती, तो आपने देखा जाति अपने छात्रों के रहने के लिए छात्रावास यानी हॉस्टल बनाती थी। हॉस्टल है, ब्राह्मण हॉस्टल है, परशुराम हॉस्टल है, जैन धर्मशाला है। ये सब क्यों बनाई गई है, क्योंकि उस जाति के लोग मानते हैं कि हम अपनी जाति के लोगों को अगर सुविधाएं देंगे तो ये लोग सफल हो जाएंगे, सफल होंगे तो कल हमारी जाति के लिए काम करेंगे। सामान्य तो जाति हॉस्टल में वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस कब से नहीं सर आ रही, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वॉइस कब से नहीं आ रही काफी है, देर सर काफी टाइम हो गया है, मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था उसके बाद थोड़ी देर आई, उसके बाद से आई नहीं रही है। बाकी लोगों को आ रही है आवाज, ज्योति? हाँ जी सर, अब आ रही है। तो हम बात कर रहे थे कि जाति संगठन क्यों बना रही है, क्योंकि जाति संगठन बनाकर अपने लोगों को विभिन्न प्रकार के लाभ देना चाहती है, नए लाभ देना चाहती है, बस अपने बच्चों को पढ़ा भी रही है। तो कई स्कूल और कॉलेजों के नाम देखेंगे, उन्हीं के नाम पर मिलेंगे, जातियों के नाम पर, है ना। जैन महाविद्यालय मिलेगा आपको। तो वैसे यहाँ तो जैन तो एक धर्म हो गया, लेकिन इस तरह से आप देखेंगे त्यागी आपको, या शर्मा महाविद्यालय भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये दिखा रहे हैं कि जाति ने नए अवसरों का लाभ लेने के लिए अपने आप को संगठित किया और उसके लिए राजनीति पर दबाव बनाया, ठीक है। इस तरह से जाति का राजनीति में प्रवेश होता है। तो ये वो पॉइंट थे जहां या जिनको आधार बनाकर, एग्जाम्पल देकर आपको ये सिद्ध करना था कि इन कारणों से जाति लोकतंत्र के साथ एक गठजोड़ बना रही है। शब्द का प्रयोग करिएगा, गठजोड़ शब्द नकारात्मक होता है और हम जानबूझ के प्रयोग कर रहे हैं इसका। उसका रीजन समझ लो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जातीय लोकतंत्र का जो जोड़ है वो अच्छा नहीं माना जाता। भले ही जोड़ हो रहा है, लाभ दिख रहे हैं, लेकिन लाभ अच्छी चीज के लिए नहीं है ना। तो इन आधारों पर आप दिखाएंगे कि जाति ने किस तरह से लोकतंत्र के साथ अपनी संधि की है, गठजोड़ बनाए, ठीक है।
और उन सब के लिए मैंने आपको उदाहरण भी दिए हैं कि ऐसा इस वजह से हुआ है। इतना ही नहीं, अब हम दूसरे पैराग्राफ में चलेंगे तो ये दिखाएंगे कि जाति ने लोकतंत्र ने जाति के अंदर भी प्रवेश किया। ये दिखाइए आप, है ना, लोकतंत्र ने, इस जाति ने लोकतंत्र किया, लोकतंत्र में जाति में लोकतंत्र दिखाई देगा। यानी ये वाला जो हेडिंग है इसको आप अब समझाना शुरू करेंगे कि जाति में लोकतंत्र कहाँ दिखता है, जबकि दोनों दूसरे के विरोधी हैं। एक पैराग्राफ छोटा सा इस पर भी लिखना है आपको। आप दिखाएंगे जाति के जो संगठन होते हैं वहाँ लोकतंत्र दिखता है। संगठन बनाना किसकी विशेषता है? लोकतंत्र की ना, जाति की विशेषता नहीं थी। जाति क्या बनाए? संगठन बनाए। यानी ये अपने आप में जातियों के संगठन बनना अपने आप में दिखाता है कि जाति कैसी हो रही है, लोकतांत्रिक हो रही है व्यवहार में। दूसरा, अगर कोई संगठन होगा तो जाहिर सी बात है उसका एक चेयरमैन भी तो होगा, अध्यक्ष भी होगा, एक प्रेसिडेंट होगा, एक कोषाध्यक्ष ट्रेजरर भी होगा उसका। तो जाति के संगठन के लोग अपनी संगठन के मुखिया का चुनाव करते हैं। याद रखना, चुनाव शब्द किसका है? लोकतंत्र का है ना। बाकायदा 3 साल 5 साल 1 साल के चुनाव होते हैं और संगठन में कोई व्यक्ति अपना दबदबा तभी बना सकता है जब वो चुन कर आया हो, जब उसके पास बहुमत होगा। तो क्या लिखेंगे? संगठन के चुनाव होना और उस व्यक्ति का जीत के आना जिसके पास क्या है? बहुमत है। ये दिखाता है कि जाति क्या कर रही है? लोकतंत्र की कुछ विशेषताओं का प्रयोग कर रही है। ठीक है, चल अब ये तो हमने दिखा दिया कि दोनों दूसरे से कैसे हैं, बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं दोनों, जाति और राजनीति और लोकतंत्र में। अब इसका फायदा या नुकसान क्या हुआ उस पर चर्चा करनी है हमें अभी। ठीक है, हाँ एक चीज और छूट गई थोड़ी सी, जो इस पैराग्राफ में आपको दिखानी थी कि लोकतंत्र में जाति कैसे प्रवेश करती है, ये भी देखना हुआ। उसका एक उदाहरण छोटा सा है जो इस पैराग्राफ में है। कुछ नारे और भी हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा लोहिया का था, है ना। क्या हम बात कर रहे थे कि लोकतंत्र में जाति कैसे प्रवेश करती है, तो हम देखते हैं कि जब कोई सरकार सत्ता में आती है तो किसी प्रदेश में, और विशेषकर जब वो जाति विशेष की होती है, नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता है, चाहे वो समाजवादी हो चाहे वो हरिजन की बात करते हैं, उनकी सरकारें आती हैं, तो क्या होता है, उस जाति के पुलिस अधिकारी भी और प्रशासनिक अधिकारियों को भी लाभ देता है। यह है लोकतंत्र में जाति का प्रवेश। ठीक है, और आप अनायास नहीं है, जब भी आप देखेंगे समाजवादी सत्ता में आए या हरिजन के लोग सत्ता में आए या कोई और पार्टी सत्ता में आए, जिस जाति का मुख्यमंत्री होगा उस जाति के ही सचिव अच्छे पदों पर होंगे, उस जाति का व्यक्ति ही पुलिस में अच्छे पदों पर होगा, अच्छी पोस्टिंग मिलेगी उसे। ठीक है, यानी हर प्रशासनिक अधिकारी का, पुलिस अधिकारी का जो एक गॉड फादर है वो उस जाति का नेता होता है, मंत्री होता है। दोनों एक दूसरे के हितों को पूरी तरह से सुरक्षित करते हैं। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से कहें। ये वो जगह है जहाँ पर जाति और लोकतंत्र एक दूसरे से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगला उदाहरण देखेंगे, जाति राजनीति कहाँ दिखती है। तो उसके लिए आप देखना होगा आपको उम्मीदवार का चुनाव में उतरना या उतरना, टिकट देना। आप देखेंगे जिस जाति का जिस क्षेत्र में बाहुल्य है उस जाति के व्यक्ति को, नेता को ही वहां टिकट मिलता है। पार्टी इस बात का ध्यान रखती है। हाँ ठीक है ना, वही पार्टी का नेता क्या होगा वहां पर, चुनाव टिकट मिलेगा, जीतेगा नहीं। इवन जब वहाँ रैली होगी तो उस रैली में भी कौन आएगा, उस जाति का ही कोई पॉपुलर एक्टर, पॉपुलर नेता उसका प्रचार करने आता है।
ये वो स्तर हैं, ये वो जगह हैं जहाँ पर भारतीय राजनीति में जाति का प्रवेश हो जाता है। क्योंकि इस उम्मीदवार को जीतने के लिए क्या चाहिए? अपनी जाति के लोगों का समर्थन। इसलिए वो हर वो काम करता है जिससे उसकी जाति के लोगों का समर्थन करना शुरू करना। कोई भी जाति हो सकती है, ब्राह्मण भी हो सकते हैं और कोई भी जाति हो सकती है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही जाति काम कर रही है, हर जाति का व्यक्ति काम कर रहा है। विशेष कर लिखिएगा कहाँ पर, ये लोकसभा चुनाव में कम होता है, ये विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा होता है, और उससे ज्यादा होता है पंचायत के चुनावों में। तो ऐसा कहाँ कहाँ होगा वो भी आप दिखाएं, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामान्यतः व्यक्ति या राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन राज्य के चुनाव और पंचायत के चुनाव में जाति के फैक्टर पूरी तरीके से जोर मारते हैं, प्रभाव दिखता है उसका। ठीक है, पूरे निबंध का ये कोर है, आत्मा है। अगर आप अच्छे से दिखा सकते कि भारत की राजनीति में, लोकतंत्र में जाति कहाँ है और क्यों है, तो ही आपको नंबर अच्छा मिलेगा। मैं फिर कहूँ, टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, तो हो सकता है मुश्किल होगी आप लिखने में, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करना है तो ये काम करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, हरी बात सुन। चलिए, तो अब हमें नुकसान देखने हैं कि ऐसा होने से फायदा और नुकसान क्या क्या है ना। इसको थोड़ा संभाल कर लिखना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, हम दुष्परिणाम दिखाएंगे। क्या दुष्परिणाम है कि इससे जातिवाद पैदा होता है। तो पहला दुष्परिणाम, जातिवाद का जन्म होगा। ठीक है, दूसरा, आपने रणवीर सेना को ध्यान दिया था कि जाति संघर्ष बढ़ेंगे, जाति संघर्ष बढ़ेंगे, ये वाला। भारत के कई राज्यों में दलितों और विभिन्न जातियों के संघर्ष आप देखते हैं आम है, होते रहते हैं, चुनाव के समय तो और बढ़ जाते हैं, आरक्षण के नाम पर और बढ़ जाते हैं। तो जाति संघर्ष में वृद्धि होती है। ठीक है, तीसरा, क्योंकि जातिवाद सत्ता काम कर जाता है तो कम योग्य लोग व्यवस्था में स्थापित हो जाते हैं, अर्थात कम योग्य लोगों को अच्छी जगह मिल जाती है, तो उससे पूरी व्यवस्था को हानि होती है, उससे पूरी व्यवस्था को हानि होती है। अगर कमजोर आदमी या गलत आदमी अगर पोस्ट पर पहुंचेगा तो जैसी बात क्या करेगा, वो क्षमता से काम नहीं करेगा, और क्षमता से काम नहीं करेगा तो आप उसका असर देख सकते हैं। तो उसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा? देश के विकास पर, आर्थिक नुकसान है। ठीक है, अगला काम, समाज को तोड़ने का काम करेगा। ऐसे लोग नहीं चाहेंगे कि कभी भी पूरा समाज शिक्षित हो, जागरूक हो। शिक्षित जागरूक होगा तो क्या करेगा, वो नेताओं की इस कुटिल चाल को समझेगा, और समझेगा तो उनका समर्थन नहीं करेगा, है ना। तो आपने देखा होगा कि मूवीज में बिहार जैसे राज्यों में जब जब पिछड़ी जातियों की जाति आधारित सरकारें बनी हैं, उन लोगों का आर्थिक विकास तो हुआ है, लेकिन उन लोगों का शैक्षणिक और उस तरह का विकास नहीं हुआ, जैसा कि दक्षिण भारत के या महाराष्ट्र और हरियाणा का देखने को मिलेगा आपको। कारण वही है कि वहाँ नहीं चाहता कि लोग जाति के असर से बाहर निकले, तो जाति उनके लिए अफीम का काम करते हैं, यानी उनका सही मतलब को देखना नहीं चाहते। ठीक है, अगला प्रभाव, जैसा मैंने कहा था, जाति पर कोई भी चर्चा इस नाम से मैं पूरी नहीं होगी, वो नाम आपके सामने है, रजनी कोठारी का। ठीक है, इनका नाम जरूर लिखेंगे। तो इनका ये मानना है कि इससे भारत का जो धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है वो कर देना पड़ेगा। ठीक है, और इससे देश की एकता और अखंडता प्रभावित होगी, इससे देश की एकता और अखंडता प्रभावित होगी। लेकिन प्रभाव केवल नकारात्मक नहीं, सकारात्मक है, और उस सकारात्मक में रजनी कोठारी को आधार बनाना है। क्या दे दिया है ये वाला, कि जाति के होने से जो पॉलिटिकल पावर है उन वर्गों या समूहों तक पहुंच गई है जो अभी तक उससे वंचित थे, यानी पिछड़ी और दलित जातियां जो अभी तक सत्ता से वंचित थी, पॉलिटिकल पावर से। जातिवाद ने, कास्टिज्म ने या जाति आधारित राजनीति ने उनको सत्ता का स्वाद चखाया है, सत्ता में वो पहुंचे हैं। ये पहला लाभ है। दूसरा लाभ आपको दिखाना है इसमें ये कि हमने शुरू देखा था जाति दबाव समूह के रूप में, प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करती है। तो अगर कोई दबाव समूह बनते हैं तो माना जाता है कि इससे सरकारों पर दबाव रहता है कि वो जनता के हित के लिए
काम करते रहें, जनता के हित के लिए काम करते रहें। यानी राज्य पर, सरकार पर, व्यवस्था पर ये दबाव रहता है कि वो छोटे से छोटे समूह का भी ध्यान रखें, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। ठीक है, ये इसके कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। अंत में क्या लिखना है वो भी समझ लो कि जो भी आपने चर्चाएं की हैं वो भारतीय राजनीति का संक्रमण का दौर था, संक्रमण का दौर है, और हर देश ने ये समस्या फेस की है जहां पर लोकतंत्र आजादी की बात पहुंचा है। ठीक है, और हम इसलिए कह रहे हैं बात कि धीमे धीमे वो संक्रमण कम हो रहा है। क्यों? आप इससे पहले वाली लोकसभा के चुनाव का उदाहरण देंगे। ठीक है, क्या उदाहरण देंगे आप उसका कि भारतीय राजनीति में पहली बार सबका साथ सबका विकास अच्छे दिन, यानी कुल मिलाकर विकास के आधार पर वोट बैंक। जाति के नेताओं ने आपने देखा, चौधरी सिंह के बेटे अजीत सिंह और उनका बेटा जयंत दोनों हार गए। अपनी सीट से जो आज तक नहीं हारे थे वो भी हारे। कहने का मतलब है कि आज का यूथ जाति की राजनीति को समझता है, और उसने पिछले 2 लोकसभा चुनावों में जाति आधारित बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को हराकर और विकास की अपील को जताकर ये सिद्ध किया है कि वो युवा अब संक्रमण के दौर से बाहर निकला है। तो भारत की राजनीति अब लोकतंत्र उतना जाति केंद्रित दिखाई नहीं देता, विशेषकर लोकसभा चुनावों में। हाँ, स्थानीय चुनाव, विशेषकर पंचायत के चुनावों में ये फैक्टर कभी कभार प्रभावशाली होता हुआ दिखता है, लेकिन वहां भी हम देखते हैं उसी सरपंच को या मेंबर को जीत मिलती है जो विकास दिखाता है। ठीक है, तो 60 के दशक में जो कहानी शुरू हुई वो लगभग 2010 तक पीक पर पहुंची, चरम पर पहुंची, लेकिन 2014 के बाद या 10 के बाद हम देख रहे हैं कि धीमे धीमे जो नया यूथ वोट बैंक बना है, वोटर बना है, उसको जाति में उतना इंटरेस्ट नहीं है, और वो अब जाति की राजनीति में उतना ध्यान नहीं देता। ये आपका टॉपिक। मैं फिर कहूँगा, जैसा कि आप लोगों से टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी था, इसलिए मुश्किल हुई होगी आप लोगों को, लेकिन अच्छा टॉपिक है। अच्छा इस सेंस में कि बाकी लोग विश्वास रखिए, इस पर हाथ नहीं लगाएंगे। आतंकवाद पर सब लिखना चाहेंगे, उत्तराखंड में पर्यटन पर सब लिखेंगे, और अगर सब लिखेंगे तो मार्किंग जैसी ही होगी, एवरेज। ऐसे विषय थोड़ी सी पकड़ की मांग करते हैं, ताकत आपके अंदर चिंतन की क्षमता की मांग करते हैं। तो एग्जाम से अगर आप इससे बात करेंगे, एग्जामिनर से अगर आप इस तरह से बात करेंगे इस टॉपिक पर, तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा आपसे। ठीक है, तो अगर थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आना है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत अच्छा था। ठीक है, चलिए आप सब लोग अपना ऑन कर लीजिए स्पीकर, और हम लोग टेस्ट के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि आपका एक टेस्ट रख दिया जाए। लगभग महीना भर क्लास चलते हुए आप लोगों की, तो 3 भागों में टेस्ट को बांट देते हैं, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का और एक निबंध का। ठीक है, 3 क्लासेस चल रही नहीं आ रही है ठीक से, वॉइस नहीं आ रही है। प्रपोजल ये है मीनाक्षी के निबंध को तीन हिस्से में बांट देते हैं आपके टेस्ट को, हिंदी का, इंग्लिश का और ऐसे का। ठीक है, यस सर। एक साथ होगा, मतलब 3 घंटे का पेपर होगा। 1 घंटे में हिंदी, 1 घंटे में इंग्लिश, और 1 घंटे में आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो सर लोगों से कह दिया गया है कि वो पेपर तैयार रखें, तो इन बिटवीन कभी भी हम उसे ले कब तक होगा? तो 99% हम लोग संडे को रख सकते हैं इस पेपर को, संडे को। और सर सिलेबस बताएंगे हिंदी इंग्लिश का? सिलेबस क्या? मतलब जितने टॉपिक हो चुके हैं उसी में से ही होगा? बिल्कुल, जितने में से हुए उतने में से ही होगा, और जितने निबंध हुए हैं उनमें से ही थोड़ा सा हेडिंग चेंज हो सकता है, लेकिन टॉपिक वही रहेंगे जो डिस्कस हुए केवल अभी तक। टॉपिक हो सकता है कि थोड़े से हेडिंग चेंज हो जाए, लेकिन टॉपिक चेंज नहीं होगा। टॉपिक लगभग आपको मुझे लगता है कि 15 से ऊपर निबंध हो गए होंगे,
तो उन्हीं 15 या 14-15 Yes, sir. टॉपिक में से एक टॉपिक आपको पूछा जाना है। ठीक है, संडे का दिन आपके पास कल छुट्टी रहेगी, कल संडे है, सैटरडे है, तो आप लोग बस टाइम में तैयारी करिए। और संडे में आप लोग किस समय रखना चाहेंगे आप तो मुझे सर इसी संडे को? हाँ, इसी संडे। ओके सर। कल आपका दिन पूरा आपके पास है, तैयारी करिए। और संडे का टाइमिंग क्या होगा आप लोग ग्रुप में अपडेट कर दें अपना अपना टाइमिंग। ठीक है, यस सर। तो कॉमन टाइम पे यस। रखेंगे उसमें उनको। ओके सर। ठीक है, जिस पे सहमति बनेगी उस हिसाब से वो टाइमिंग सुबह या शाम का डिसाइड। सुबह तो संभव नहीं है, तो वैसे दोपहर में या शाम को ही यस हो सर, पाएगा। इवनिंग में ही रख लेंगे। हाँ, तो यस सर। ठीक है, ग्रुप में अपडेट कर देते हैं टेस्ट के बारे में और टाइम डिसाइड कर लेते हैं। ठीक यस है, सर। इसकी यस सर। रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को भेज दे रहा हूँ, जो नहीं सुन पाए तो आप लोग आराम से सुन लीजिएगा, हो जाएगा। ओके सर।